जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बाद सीएपीएफ पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, क्या क्या उसमें इंक्रीज होने वाला, आपका बेसिक पे कितना बढ़ जाएगा, आपके एचआरए में क्या इंक्रीज होगा, आपका आरएचए कितना बढ़ जाएगा, तो आपकी ग्रोस पे कितनी बनेगी वो पूरी डिटेल से मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा। विथ अब मैं आपके लिए टेबल भी बना के लेके आया हूँ, उसमें भी बताऊंगा। अगर फिटमैन फैक्टर सबसे कम आपको पता है 1.91 है, जिससे कम नहीं रहने वाला फिटमैन फैक्टर। तो अगर फिटमैन फैक्टर आपका 1.91 रहता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और अगर आपका फिटमैन फैक्टर कई बता रहे हैं कि जैसे 2.5 हो जाएगा तो कितनी रहेगी। तो मैं दोनों से आपके लिए आज आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होने वाली है, अगर फिटमैन फैक्टर 1.91 रहा और अगर फिटमैन फैक्टर 2.5 रहा, तो दोनों से मैं आपका कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बन जाएगी। एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके लिए बन जाएगा। जो इन हैंड आपकी सैलरी है वो कितनी बनने वाली है, तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और टेबल पे ले चलता हूँ, वहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सीएपीएफ पर्सन की जो बी और सी कैटेगरी, यानी मैंने आज कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक की जो सैलरी कितनी इंक्रीज होगी वह लेके आया हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं और भी किसी और जैसे रेलवे फेलवे की हो गई, किसी और पर्सनल जैसे पोस्ट हो गई एचसीएम की, ऑपरेटर की, जिसकी भी आप बोलोगे मैं उसकी आपके लिए सैलरी का जो अमाउंट कितना होगा वो लेके आ जाऊंगा। तो चलो हम चलते हैं अपनी टेबल पे और चार्ट पे। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ चार्ट पे, जिसपे हम बात करने वाले, कंपैरिजन करने वाले अपने। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अलग अलग चार्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें आपका करंट 7th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी है, 8th पे कमीशन में अगर आपका फिटमैन फैक्टर 1.91 रहा तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और अगर आपका फिटमैन फैक्टर 2.5 रहा तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होने वाली है। तो मैं डिटेल से पूरा पहले तो आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि ये आपका जो इंडिकेशन है वो क्या है, 7th पे आपकी जो अभी करंट में सैलरी है 7th पे कमीशन में। तो इसमें मैं आपकी जो प्रेजेंट जैसे कांस्टेबल की बेसिक पे होती है 21,700, तो मैं वहीं से काउंट कर रहा हूँ। जैसे जो बंदे सिलेक्ट हो रखे हैं जिनकी अभी भी बेसिक पे, जैसे किसी का 30,000 है, किसी का 35,000 है, तो उनकी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज होगी। ये है जो बंदा स्टार्टिंग में पहले दिन सेलेक्ट होके आएगा उसकी सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से आप अपना आगे का कैलकुलेशन कर लेना। तो ये जो सैलरी देख रहे हो ये मत सोचना कि जो जिसको भर्ती हुए भी 4-5 साल हो गए तो उसकी भी सैलरी ये नहीं रहेगी, ये नहीं, उसके जो इंक्रीमेंट लग रखे हैं उसकी बेसिक पे के ऊपर सारे प्रोसेस होंगे। ये मैं बता रहा हूँ जो करंट अभी जो बंदा सेलेक्ट होके आएगा ये होगी। ये जो आपका इंडिकेशन है ये है 1.91, अगर फिटमैन फैक्टर रहेगा, क्योंकि इससे नीचे फिटमैन फैक्टर रहने वाला नहीं है आपका, और ये है आपकी जब फिटमैन फैक्टर 2.5 रहने वाला रहेगा तब। तो तीनों आप देख सकते हो कि सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर 1.91 भी 11 भी है ना, तो भी आपकी सैलरी देख लो कितनी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख लो कितना आपका गैप बन रहा है, ठीक है, सैलरी में। और अगर आपकी 2.5 हो गई तो फिर इंक्रीज देखो कितना है। तो काफी अच्छा इंक्रीज होगा जो बंदा सबसे पहले जो अपना ट्रेनिंग करके आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ आपकी टेबल पे, ठीक है। ये है टेबल। ये है जब आपका फिटमैन फैक्टर 1.91 रहेगा। तो अगर फिटमैन फैक्टर 1.91 रहेगा दोस्तों, तो आपको पता आपका डीए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में। फिर हर साल है जो आपका 3-4% है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका फिटमैन फैक्टर 1.91 रहा तो आपका बेसिक पे, आपको अभी पता है कांस्टेबल का 21,700 है, तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा, 41,447 रुपये हो जाएगा। आपका एचआरए कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एचआरए अलग अलग होता है, जैसे एक्स, वाई और जेड सिटी। अभी ये क्या चल रहा है, इसमें 30 है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, ठीक है। तो लगभग जो आपकी सी एफ है वो वाई कैटेगरी के सिटीज में ही रहती है, तो आपको 20% तो मिलना ही मिलना है। तो 20% आप वो जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पर 24% दे रखा है तो 20% जोड़ लो, तो लगभग 9,000 ये मान लो आप, ठीक है। टीपीटी आपको मिनिमम 3,600 रुपये तो मिलती है, ठीक है। तो जो नया बंदा आएगा अभी आपकी करके, जो रिक्रूटमेंट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आएगा, उस बंदे को 54,000 रुपये इन हैंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
अभी इसमें अलाउंस मैंने नहीं जोड़ा है। कौन सा अलाउंस नहीं जोड़ा? रिस्क अलाउंस, जो आपको पता है कम से कम 7500 तो रिस्क अलाउंस है ही है, किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ आप। तो इसमें 7500 और ऐड कर दो आपको, तो ये सैलरी कितनी हो गई? लगभग 62,000 आपकी ग्रोस सैलरी हो गई। अब इसमें मैंने और क्या ऐड नहीं किया? आपकी राशन मनी अलाउंस नहीं मैंने ऐड की है, तो राशन मनी 62,000 प्लस आपकी राशन मनी 4500, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? 66,500 आपकी कांस्टेबल की सैलरी बनेगी, जो बंदा नया भर्ती होके आएगा। यानी जिसकी जैसे आज एड पे कमीशन लगा और आज ही जो बंदा सिलेक्ट हुआ है, तो उसकी सैलरी भी 66,500 रुपये होगी। तो आप देख सकते हो कि सैलरी किस लेवल पे बढ़ जाएगी अगर आपका फिटमैन फैक्टर 1.91 रहा तो भी। और जैसे मैं बात करूं, अगर किसी का बेसिक पे 30,000 है, तो उसकी सैलरी और इंक्रीज कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, 30,000 को 1.91 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो हो जाएगा आपका बेसिक पे। जो आपका बेसिक पे आएगा उसको 20% HRA निकाल लेना, उसको ऐड कर लेना, 3600 रुपये TPT ऐड कर लेना, 7,500 मिनिमम रिस्क अलाउंस ऐड कर लेना, 4,500 राशन मनी अलाउंस आपका ऐड कर लेना। तो आप देखो आपकी सैलरी कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अगर फिटमैन फैक्टर 1.91 भी रहा ना, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही बात करें हेड कांस्टेबल की, लेवल 4 की, चाहे HCM हो चाहे ऑपरेटर हो, तो उनकी सैलरी 63,900 यानी ये 64,000 हो गई। अब 64,000 जो नया भर्ती होके आएगा उस बंदे की है ये 64,000, तो प्लस इसमें 7,500 रिस्क अलाउंस जोड़ दो जो ROR में आएगा, तो ये हो गई आपकी 71,000। और 4,500 आपकी राशन मनी यानी 75,000 आपकी सैलरी हो चुकी होगी। जो नया भर्ती होके आएगा बंदा, उसकी 75,000 इन हैंड सैलरी, यानी इसमें से आप 5,000 काट दो तो भी 70,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपकी 91,000 है। 91,000 में आप और जोड़ दो 10,000, यानी 1,00,000 प्लस चली जाएगी। इंस्पेक्टर की 1,13,000 है, तो आपकी सैलरी 1,25,000 के अप्रोक्स चली जाएगी। ठीक है, ये है जब फिटमैन फैक्टर 1.91 है। अब बात करते हैं फिटमैन फैक्टर अगर आपका 2.5 रहा, और आपको पता है जैसे ही एड पे कमीशन लगेगा आपका DA एक बार 0% हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। तो आपकी कांस्टेबल की सैलरी देख लो, जो नया भर्ती होके आएगा उसकी 70,800 यानी 71,000 तो ये हो गई, प्लस 7,500 रिस्क अलाउंस मिनिमम मान रहा हूँ मैं, ये मिनिमम हर बॉर्डर पे 7,500 तो है ही है। नहीं कहीं जाओगे तो 12,000 12,500 मिलेगा, कहीं जाओगे तो 18,000 मिलेगा, कश्मीर जाओगे तो 25,000 मिलेगा। तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो आपकी हो गई 77,500 और 4,500 वो, यानी 80,000 प्लस आपकी ग्रोस पे बनेगी एक कांस्टेबल की सैलरी जो नया भर्ती होके आएगा, अगर आपका फिटमैन फैक्टर 2.5 रहा तो। और एक हवलदार जो भर्ती होगा ROR में, उसकी कितनी है? 82,000। इसमें आप जोड़ दो और कितने, 12,000 और जोड़ दो, यानी 94,000 आपकी ग्रोस पे होगी। 94,000 जो नया भर्ती हो गया आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नया भर्ती हो गया आएगा उस बंदे की ग्रोस पे 80,000 कांस्टेबल की, 94,000 हवलदार की आपकी पेमेंट आएगी जो नया भर्ती हो गया आएगा। और इसका बेनिफिट और ज़्यादा कब मिलेगा? जब हर साल DA आपका बढ़ेगा। तो जैसे आपका DA 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, लगभग 10-15%, 10% के अप्रोक्स चला जाएगा। तो सोचो 10% DA, 3-4 इंक्रीमेंट, और आपकी कहीं जैसे कश्मीर में पोस्टिंग आएगी तो 25,000 अलाउंस, तो आपकी सैलरी बढ़ने लग जाएगी। एक कांस्टेबल की सैलरी 1,00,000 पार, जो जिसकी जॉब करते हुए लगभग 1-2 साल 3 साल होगी उसकी भी, और जिसकी 5-10 साल जॉब करते हो गए तो उसकी सैलरी तो 1,50,000 के अप्रोक्स चली जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी आपकी इंक्रीज होने वाली है एड पे कमीशन के बाद। अब एड पे कमीशन थोड़ा सा डिले हो रहा है अभी, क्योंकि अभी उनके जो कमेटी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हो चाहे नहीं हो, एक बार अलाउंस हो गया वो आपका कमीशन लग के ही रहेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट को इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता 27 में UP के चुनाव है, 29 में
लोकसभा के चुनाव है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या है, 8th पे कमीशन लगाना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रखी है, जैसे HCM की हो गई, ऑपरेटर की हो गई, या SSC GD की हो गई, जिस भी वैकेंसी में आपको लगता है मैं इस वैकेंसी में मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो ज़रूर अपने सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। सैलरी की टेंशन मत करो, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है जो नया भर्ती होके आएगा उस बंदे को भी। तो यही थी वीडियो। अब भी अगर आपका 8th पे कमीशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके हर डाउट का एकदम सटीक से आंसर दूंगा। यही थी इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।